नमस्कार, राजस्थान ज्ञान में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक विभाग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण किसने किया? तो सबसे पहली बात कि भौगोलिक प्रदेश होते क्या हैं। जब किसी क्षेत्र को वहाँ के भौगोलिक तत्वों जैसे वहाँ की जलवायु, प्रकृति, वनस्पति, मृदा आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो इसे भौगोलिक प्रदेश कहते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण किया था प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने। प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने 1968 में अपनी किताब राजस्थान का भूगोल में राजस्थान को 7 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा। इसके बाद दूसरी बार ए.के. सेन ने 1968 में ही राजस्थान को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा। इसके बाद तीसरी बार प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 2 भौगोलिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया, राजस्थान और राजस्थान पठार। लेकिन हम यहाँ पर राजस्थान को 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटकर इनके बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें सबसे पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। यहाँ पर ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश 33 सागर के भाग माने जाते हैं। वहीं अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना क्षेत्र के भाग माने जाते हैं। 33 सागर और गोंडवाना क्षेत्र के बारे में हमने राजस्थान की स्थिति वाले वीडियो में बात कर ली थी। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। राजस्थान का मरुस्थल किस मरुस्थल का भाग है? तो यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप, और ये है अफ्रीका में ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल, जिसे यहाँ पे सहारा मरुस्थल भी कहते हैं। और ये यहाँ से होता हुआ सऊदी अरब, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए राजस्थान तक फैला हुआ है। तो राजस्थान इसी मरुस्थल का पूर्वी भाग है, यानी कि राजस्थान ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का भाग है। जो सहारा मरुस्थल है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिक महाद्वीप को माना जाता है। और अगर गर्म मरुस्थलों की बात करें तो सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। वहीं जो राजस्थान का थार मरुस्थल है वो विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, और गर्म मरुस्थलों की बात करें तो 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। राजस्थान में थार के मरुस्थल का विस्तार है। तो ये है राजस्थान। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट से, और मरुस्थल शुरू होता है यहाँ से, यानी कि 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, और मरुस्थल फैला हुआ है गांधीनगर के कोणागाम तक, यानी कि 30 डिग्री 12 मिनट तक। वहीं जो देशांतरीय विस्तार है मरुस्थल का वो शुरू होता है जैसलमेर के कटरा गांव से, यानी 69 डिग्री 30 मिनट से, और मरुस्थल फैला हुआ है यहाँ पर लगभग 76 डिग्री 45 मिनट तक। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो है 25 डिग्री से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 69 डिग्री 30 मिनट से 76 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर तक। रेगिस्तान का अक्षांशीय विस्तार है 5 डिग्री 12 मिनट, और देशांतरीय विस्तार है
7°15'। और जो राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61.11% है। वहीं यहाँ पर राजस्थान की लगभग 40% आबादी निवास करती है। और इसरो के भू उपयोग रिपोर्ट 2007-8 के अनुसार जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो राजस्थान के 67% क्षेत्र पर फैला हुआ है। इसके अलावा यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में सर्वाधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, खनिज विविधता, जैव विविधता वाला है। इसी कारण इसे विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है। और यह मरुस्थल भारत में होने वाली वर्षा को भी नियमित करता है, क्योंकि जब गर्मियों के दिनों में यहाँ पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है, जिसके कारण महासागरों से मानसूनी हवाएं चलती हैं इस क्षेत्र की ओर, और वो रास्ते में भारत के अन्य क्षेत्रों में वर्षा करती हुई इस तरफ बढ़ती है। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनमें नमी काफ़ी कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पे तो बहुत अल्प वर्षा हो पाती है, लेकिन भारत के अन्य क्षेत्रों में इस कारण काफ़ी वर्षा होती है। इसी कारण भी इस मरुस्थल का काफ़ी महत्व है। भारत में स्थित थार मरुस्थल का राजस्थान में कितने प्रतिशत है? तो भारत में स्थित जो थार मरुस्थल है उसका लगभग 62% राजस्थान में है। ये एग्जैक्ट नहीं है, कुछ किताबों में आपको 58 से 62 के मध्य मिलेगा। वहीं थार का मरुस्थल राजस्थान के अलावा गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी फैला हुआ है। सबसे अधिक मरुस्थल राजस्थान में है, उसके बाद दूसरे स्थान पर गुजरात में है, इसके बाद तीसरा स्थान पंजाब का और चौथा स्थान हरियाणा का है। राजस्थान में यह लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक हैं? तो राजस्थान में 85 डेजर्ट ब्लॉक हैं। पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले आते हैं? तो पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत राजस्थान के 12 जिले आते हैं। जिले हैं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, पाली, जालोर, सीकर और झुंझुनू। और काजरी के वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णन के अनुसार पिछले 20 सालों में राजस्थान के तापमान में लगभग 2 डिग्री की वृद्धि हुई है और रेगिस्तान का भी प्रसार हुआ है। तो इस कारण अब ये मरुस्थल इन 12 जिलों के अलावा 5 जिलों में और फैल चुका है, और वो जिले हैं सिरोही, राजसमंद, अजमेर, जयपुर और अलवर। पश्चिमी राजस्थान में शुष्क पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? तो पहली बात तो ये कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये वाला, इसको 50 सेमी की समवर्षा रेखा जो कि अरावली पर्वतीय प्रदेश से गुजरती है, वो इस क्षेत्र को अन्य राजस्थान से अलग करती है। यानी 50 सेमी की समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा बनाती है। इसके अलावा राजस्थान को जो 25 सेमी वर्षा रेखा है जो कि यहाँ से गुजरती है, वो इस मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में विभक्त करती है। इसका पश्चिमी क्षेत्र कहलाता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और इसका जो पूर्वी क्षेत्र है वो कहलाता है अर्धशुष्क। तो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है या रेतीला मैदान है, उसकी जो पूर्वी सीमा है वो 25 सेमी की वर्षा रेखा बनाती है। यानी 25 सेमी वर्षा रेखा राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में विभक्त करती है, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। फिर इस अर्धशुष्क मरुस्थल को भी आगे 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, एक बालू का स्तूप मुक्त और एक बालू का स्तूप युक्त। और जो अर्धशुष्क मरुस्थल है उसको आगे 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है, लूणी बेसिन, नागौर उच्च भूमि,
शेखावटी प्रदेश और गग्गर का मैदान। तो 25 सेमी की जो समवर्षा रेखा है वो राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटती है, यानी कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा बनाती है। इर्ग या अर्ग किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान में जो रेतीला मरुस्थल है उसे अर्ग या इर्ग कहा जाता है। वहीं जो चट्टानी मरुस्थल होता है उसे हमादा कहा जाता है, और पथरीला और कंकड़ी जो मरुस्थल होता है उसे रेग कहा जाता है। और रेत से ढके हुए मरुस्थल को इर्ग कहते हैं। राजस्थान का ज्यादातर क्षेत्र यानी कि लगभग 85% क्षेत्र इसी प्रकार का मरुस्थल है, यानी रेतीला मरुस्थल है। इसे ही महान भारतीय मरुस्थल कहा जाता है। शंबर काफिज किस प्रकार के बालू का स्तूप है? तो राजस्थान में जो रेतीली मिट्टी के टीले होते हैं उन्हें बालू का स्तूप या उन्हें स्थानीय भाषा में दोहरे कहा जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं और राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र के लगभग 60% भाग में इस प्रकार के बालू का स्तूप आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो बालू का स्तूप हवा की दिशा में ही बनते हैं, जो हवा इस दिशा में चल रही है और इस प्रकार के जो स्तूप बनते हैं उन्हें रेखीय या अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती स्तूप कहा जाता है। इसके अलावा वो बालू का स्तूप जो हवा की दिशा से 90 डिग्री के कोण पे बनते हैं उन्हें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है वो राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर क्षेत्रों में मिलते हैं। वहीं जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है वो हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर इन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये स्तूप केवल इसी क्षेत्र में मिलते हैं, अन्य क्षेत्रों में भी मिल सकते हैं। इसके अलावा जो बालू का स्तूप अर्धचंद्राकार आकृति में होते हैं उन्हें बरखान कहा जाता है। वहीं जो हमाद क्षेत्र है यानी जहाँ पर जो चट्टानी क्षेत्र है वहां पे जो बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें तारा स्तूप कहा जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में इन स्तूपों के बीच का भाग नीचे होता है और आसपास ऊंचे टीले होते हैं, तो ये तारे जैसे आकृति में दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो बड़े पेड़ों के सहारे या बड़ी झाड़ियों के सहारे जो बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें पैराबोलिक बालू का स्तूप कहा जाता है। और अगर ये बालू का स्तूप छोटी झाड़ियों के पास में बने और उन झाड़ियों को लगभग ढक लें तो इस प्रकार के स्तूपों को कहा जाता है शबर काफिज। तो शबर काफिज जो बालू का स्तूप है वो है झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालू का स्तूप। सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप निम्न में से कौन सा है? तो बरखान को सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप माना जाता है, क्योंकि ये भंवर के कारण बनते हैं और गतिशील बालू का स्तूपों को जैसलमेर क्षेत्र में दरियन कहा जाता है। और इन बालू का स्तूपों के मध्य में जो नीचा भाग है उसे कारवा या गासी कहा जाता है। और जो बरखान है वो चूरू, सीकर, बीकानेर और गंगानगर क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। अगर हवा की दिशा में परिवर्तन के कारण बरखान की एक भुजा टूट जाए तो इसे सीफ कहा जाता है। बालसन है तो वर्षा ऋतु में मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो अस्थायी झीलें बनती हैं उन्हें प्लाय कहा जाता है। और जब ये प्लाय झीलें सूख जाती हैं तो जो मैदान बचता है उसे बालसन कहा जाता है। वहीं जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में स्थायी झीलें होती हैं उन्हें टाट या टाड़ कहा जाता है। और इन स्थायी झीलों के सूखने के बाद जो दलदली भूमि बचती है उसे रण कहा जाता है, रण या रण।
बाड़मेर का थोब रन सबसे बड़ा रन है। इसके अलावा आपने एक शब्द और सुना होगा, खड़ीन। तो खड़ीन क्या होता है? खड़ीन खेत के चारों तरफ एक पाल बांधकर वर्षा जल को कृषि भूमि पर संग्रहित करने तथा इस प्रकार के संग्रहित जल से भूमि में पर्याप्त नमी पैदा कर फसल पैदा करने की एक तकनीक है। और जैसलमेर का कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई खड़ीन तकनीक के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान में कौन सा क्षेत्र है जहां आधार चट्टानें सतह पर अनावरित होती है? अनावरित का मतलब होता है जहां पर चट्टानें दिखाई देती हो, यानी कि राजस्थान के बालू का स्तूप मुक्त जहां पे चट्टानें हैं, वो इस प्रकार का क्षेत्र है जहां पे हमें चट्टानें दिखाई देती है। और ये क्षेत्र जैसलमेर के पोखरण, जोधपुर के फलोदी और यहाँ पे बाड़मेर के बलोत्रा के बीच में फैला हुआ है। इन चट्टानों में जुरासिक काल के वनस्पति के अवशेष मिले और राष्ट्रीय मरु उद्यान जो बाड़मेर और जैसलमेर में फैला हुआ है, यहाँ के अंकलवुड जो फॉसिल पार्क है वो इस प्रकार के वनस्पतिक अवशेषों का उदाहरण है। और पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य सादी चट्टानों के नीचे एक भूगर्भिक जल पट्टी है जिसे लाठी सीरीज कहा जाता है। और इसी लाठी सीरीज पर एक घास उगती है जिसे सेवण कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम है टिस्यूरस सिंडिकस। और यहीं पे ही पास में एक चंदन नलकूप है जो मीठे पानी के कारण थार का घड़ा कहलाता है। वहीं रेगिस्तान में इस प्रकार के जल स्रोत और घास क्षेत्र होने के कारण इसे नखलिस्तान या ओएसिस कहा जाता है। इसके अलावा जैसलमेर के कुलधरा गांव में कैक्टस पार्क की भी स्थापना की गई है। और जैसलमेर के ही मोहनगढ़ में सेवण, दामन, अंजन आदि घासों के लिए एक चारा बैंक की स्थापना की गई है। इसके अलावा यहाँ पे सौर ऊर्जा की संभावनाओं को देखते हुए जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सेज की स्थापना की गई है, यानी सोलर एनर्जी इंटरप्राइज जोन। इसके अलावा बलोत्रा से पोखरण के मध्य जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे मगरा कहा जाता है। और जैसलमेर में त्रिकुट पहाड़ी जो इन्हीं पहाड़ियों का हिस्सा है, वहां पे राव जेतल ने जैसलमेर दुर्ग की स्थापना की थी। और जैसलमेर क्षेत्र को पहले वलनगर कहा जाता था और बाद में मांड जाति के निवास के कारण इसे मांड क्षेत्र कहा गया। तो इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। राजस्थान के अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अपने सवाल और सुझाव कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।